आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर है मैं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। अफगानिस्तान में तालिबान जंगजुओं ने फरयाब सूबे में वाक़े चिनाहिया फौजी अड्डे पर कब्जा कर लिया है। जराये के मुताबिक यहां पर पिछले करीब 2 दिनों से सिक्योरिटी अफवाज और तालिबान के बीच जंग जारी है और इस दौरान करीब 43 फौजियों की मौत हुई है, जबकि इससे खुद सुपुर्दगी कर दी है। जानकारी के मुताबिक बेस तक अभी कोई मदद नहीं पहुंचाई जा सकी है। पिछले कुछ दिनों में तालिबान ने जुनूबी और मशरकी अफगानिस्तान में हमले तेज किए हैं। तालिबान ने साजिश के तहत सबसे पहले गजनी शहर पर हमला किया। यहां पर आम शहरियों के घर और बाजार में छिपकर जंगजुओं ने सिक्योरिटी अफवाज को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका और अफगान सिक्योरिटी के गजनी तक पहुंचने से पहले ही 3 दिनों में गजनी में 100 से ज्यादा फौजी मारे जा चुके हैं। हालांकि हुकूमत ने शहर से तालिबान को खदेड़ने का दावा किया है। गजनी की आबादी 2,70,000 के करीब है और जंग की वजह से शहर में मवासलाती और बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान में अक्टूबर में आम इंतखाबात होने हैं और इस दौरान तालिबान की सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं और अब जंग जैसे हालात वहां पर बन गए हैं और एक बार फिर एक तरह से हुकूमत और तालिबान के बीच वार शुरू हो गया है और इस वक्त बड़ी पैमाने पर तबाही कई इलाकों में देखने के लिए मिल रही है और तालिबान ने एक बार फिर कब्जा जमा लिया है एक बड़े इलाके पर। और बड़ा सवाल यह है कि तालिबान क्या इलेक्शंस में शामिल होगा। जब तालिबान इलेक्शन में शामिल ही नहीं होगा तो ऐसे में इन इलेक्शंस का मतलब क्या, इसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है और इसको लेकर भी काफी बातचीत चल रही है। आगे बढ़ते हैं और बर्तानिया में एक कार ड्राइवर ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर लगे सिक्योरिटी बैरियर को तोड़ने की कोशिश की। इस हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि कार की टक्कर से किसी को जानलेवा चोट नहीं आई है। लंदन पुलिस ने इसे एक दहशतगर्दाना हमला माना है। लंदन पुलिस ने अपने ट्वीट में बताया है कि कार के ड्राइवर को जाए वारदात से गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वाज़ेह है कि यूरोप में पिछले कुछ सालों में भीड़ को मारने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ा है और गुज़िश्ता साल मार्च में वेस्टमिंस्टर ब्रिज के पास ऐसी ही एक वारदात हुई थी। At 7:37 a.m., a silver Ford Fiesta was involved in a collision in front of the Houses of Parliament. That vehicle collided with cyclists and pedestrians before hitting a barrier and coming to a stop. 2 people have been taken to hospital. The driver of the Fiesta, who was alone in the vehicle, was arrested at the scene by armed officers who were already nearby. The man is in his late 20s and he's been arrested on suspicion of terrorism offences and has been taken to a South London police station where he remains in custody. और तुर्की और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के बीच तुर्की की करेंसी लीरा लगातार गिर रही है। साल 2018 में डॉलर के मुकाबले लीरा 50% टूट चुकी है। वहीं इस बहरान के लिए तुर्की ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने कहा है कि तुर्की अमेरिका में बनी इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत का बायकॉट करेगा और मुल्क के टीवी पर अपने खिताब में अर्दगान ने कहा कि तुर्की अमेरिका की जानिब से आयद की जाने वाली पाबंदियों का भरपूर जवाब देगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका का एप्पल फोन बाजार में है तो शुमाली कोरिया का बना हुआ सैमसंग फोन भी मौजूद है। वाज़ेह है कि अमेरिका पादरी एंड्रू ब्रंसन की रिहाई से मुताल्लिक मुतालबात मुस्तरद किए जाने के बाद अमेरिका ने तुर्की के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया था और इस तनाजुर में तुर्की की करेंसी लीरा की कदर में जबरदस्त कमी हुई है। ये तुर्की पर एक तरह का माशी हमला है। इसकी शुरुआत गेजी हमले से हुई, फिर तख्ता पलटने की कोशिश हुई और अब माशी हमला। ये अभी कुछ दिन और चलेगा। हम लोग मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ज़रूरी इक़दाम उठा रही है। हमारे पास बहुत से प्लान हैं। हालात जल्द ठीक हो जाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं तुर्की के वजीर खारजा सरगेई लावरोव ने कहा कि डॉलर के बतौर आलमी करेंसी के दिन गिने चुने रह गए हैं और वो तनज़्ज़ुली का शिकार है। उन्होंने कहा कि रूस अब तुर्की और दीगर ममालिक के साथ तिजारत के लिए कौमी करेंसी में लेन देन के रास्ते तलाश कर रहा है। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में अपने तुर्की हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लावरोव ने ये नहीं बताया कि रूस तुर्की से कब डॉलर में लेन देन खत्म करने वाला है। रूसी वजीर खारजा ने कहा कि अमेरिका की एक तरफा पॉलिसी से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है, लेकिन बहुत जल्द डॉलर का अगर हम अब बात करते हैं तो महदूद जिस तरह से होकर रह जाएगा, तो बहुत जल्द डॉलर का अफाल महदूद होकर रह जाएगा।
रूस और तुर्की के बीच कौमी करेंसी में लेन देन के लिए बात चल रही है। हम इस तरह का कदम ईरान के साथ भी उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुर्की, ईरान और चीन के साथ कौमी करेंसी में लेन देन हो। मैं समझता हूं कि डॉलर के बतौर आलमी करेंसी के दिन गिने चुने रह गए हैं। अमेरिका ने जिस तरह की पॉलिसी अपना रखी है, लोगों का डॉलर पर भरोसा कम हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ आलमी उमूर के माहिर अर्शी खान साहब जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अर्शी खान साहब, तुर्की और अमेरिका के बीच कशीदगी बढ़ी है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। तुर्की की करेंसी दिन ब दिन गिरती जा रही है। क्या आप इसे अमेरिका की माशी जंग करार देंगे? आवाज आपकी कम आ रही है जी। मैं एक बार अपना सवाल फिर दोहराता हूं कि जिस तरह से तुर्की और अमेरिका के बीच जो कशीदगी बढ़ रही है, उसका असर दुनिया भर में अब देखने को मिलने लगा है। तुर्की की करेंसी दिन ब दिन गिरती जा रही है। क्या आप इसे अमेरिका की माशी जंग करार देंगे? बिल्कुल, इसलिए कि आप अगर टर्की में देखें कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के जो आम लोग हैं, चाहे वो पार्टी के हिमायत वाले हों या गैर हिमायत वाले हों, ये तमाम लोगों का ये मानना है कि ये एक इकोनॉमिक वॉर है, एक इक़्तिसादी जंग छिड़ा गया है। और ये बात बहुत सही है, इसलिए कि आपने देखा होगा कि खास करके 2013 के बाद जब से गुलन मूवमेंट वहाँ पे कमजोर हुआ और गुलन जो है वांटेड हो गया टर्की में, तो उसके बाद से टर्किश लीरा में काफी गिरावट आया, बहुत ज्यादा गिरावट आया और इसके लिए वो धमकी दी जा रही थी। और ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, इसलिए कि टर्की पे कई तरह से दबाव बनाया गया। वो मिलिट्री दबाव नहीं बना सकते, इसलिए कि दोनों नेटो मेंबर हैं, दोनों नेटो अलायंस हैं, इसलिए एक तरह से ये प्रेशर बिल्डअप किया गया है टर्की पे। इसमें नेचुरली टर्की के भी अपनी इंटरनल उसके कुछ फ्लॉज हैं, लेकिन जिस तरह से गिरावट आई है और जिस तरह से वहां से उन्होंने सैंक्शन को इम्पोज किया और तरह तरह के स्टेटमेंट, एग्रेसिव स्टेटमेंट आ रहे हैं, या उससे पहले जो वहाँ जॉन बास जो अमेरिकन एम्बेसडर थे अंकारा में, उनके जो कुछ ऑब्जेक्शनेबल बयान थे, तो इससे पता चल रहा है कि अमेरिका जो है वो टर्की पे अब रिलाई नहीं कर रहा है और इन्होंने ये एक तरह से जंग छिड़ी है। मेरे ख्याल से इसका असर हमारे हिंदुस्तान के पैसे पे भी पड़ा है। अगर आप आजकल के देखें तो आजकल जो है वो 71 रुपए एक जो है डॉलर हो गया है। जी, सदर तैयब अर्दगान ने कहा है कि तुर्की अमेरिकी सामान का बायकॉट करेगा। क्या तुर्की के सामने सिर्फ अब यही उपाय है? क्या सिर्फ अमेरिका की वजह से ये हो रहा है या वाकई में तुर्की की मईशत अंदर से कमजोर हो रही है? देखिए, टर्की की मैशत अंदर से कमजोर नहीं हुई, इसलिए आपने देखा होगा कि टर्की पे जो वर्ल्ड बैंक IMF का कर्जा था वो एर्दोगान ने चुका दिया। टर्की में आप देखेंगे इंटरनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट से वो काफी बढ़ गए। आप देखेंगे कि अभी 1-2 महीने के बाद टर्की में वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इस पर ट्रांजिट एयरपोर्ट है, तो वर्ल्ड में ऐसा ही नहीं। अभी फ्रैंकफर्ट में देखेंगे वहाँ पे बहुत ही इंडस्ट्री है। टर्की का जो ग्रोथ है, जब यूरोप में आपके 4 साल 5 साल पहले जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता था, तो जर्मनी के यूरोप में सारे कंट्रीज जो है वो आपके 1% 2% ग्रोथ रेट था। उस जमाने में टर्की का जो ग्रोथ था वो 4 से 5 से ज्यादा था। तो टर्की इकोनॉमी काफी सस्टेन की है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, छोटा मुल्क है, लेकिन आप देखेंगे टर्की जो है वो अल्टरनेटिव अपने रास्ते को अपना रहा है। उसके ब्रिक्स के साथ से वो अपना अप्रोच से बदल रहा है। चाइना के साथ उसने इक्वेशन चेंज किया है, रशिया के साथ इक्वेशन चेंज किया है। उसने कहा कि ईरान से तेल खरीदेंगे, इसलिए हमारी जरूरत है। इस तरह का असर्टिव था, लेकिन इकोनॉमी कमजोर नहीं है जिस तरह से हम देखते, लेकिन इनकी पर कैपिटा इनकम काफी स्ट्रॉन्ग है, इनकी आर्थिक काफी स्ट्रॉन्ग है, इनके अच्छे इन्वेस्टमेंट है, कंट्री से इनके ताल्लुकात काफी अच्छे हैं। डॉक्टर अर्शी खान, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर अपनी अहम राय रखने के लिए। तो आलमी उमूर के माहिर अर्शी खान साहब फोन लाइन पर थे। तुर्की और अमेरिका के बीच एक तरह की माशी जंग शुरू हो गई और ऐसा लगता है कि अमेरिका ने ये माशी जंग शुरू की है तुर्की के खिलाफ। काफी नुकसान तुर्की को हो रहा है, लेकिन तुर्की का कहना है कि इसका जवाब दिया जाएगा। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं। वर्ल्ड न्यूज में लौटेंगे दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा है कि अमेरिका के साथ न तो कोई जंग होगी और न ही कोई बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका जंग शुरू करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुल्क में इक्तिसादी मसाइल की वजह
दाखिली है। उन्होंने कहा कि हुकूमती बद इंतजामियों की वजह से ईरान माशी मसाइल का शिकार है। आयतुल्लाह अली खामनई ने कहा है कि ईरान के माशी मसाइल अमेरिका की वजह से नहीं है, बल्कि बदनवानी ने ईरान को खोखला कर रखा है। उनके इस बयान से सदर हसन रूहानी पर दबाव बढ़ रहा है। वाज़ेह है कि अमेरिका की जो पाबंदियां हैं, इसके सबब ईरान की मईशत कमजोर हुई है। मुल्क में महंगाई और बदनवानी को लेकर रोज बरोज एहतजाज हो रहे हैं। मैं ईरान के लोगों से दो बात कहना चाहता हूं। अमेरिका के साथ न तो जंग होगी और न बातचीत होगी। जंग इसलिए नहीं हो सकती कि हम जंग नहीं चाहते। ईरान ने कभी जंग शुरू नहीं की। हमें ईरानी रिपब्लिक पर फख्र है कि हमने कभी कशीदगी को बढ़ावा नहीं दिया। हमने देखा है कि अमेरिका ने हमेशा जंग की तरफदारी की है। अगर अमेरिका जंग शुरू करता है तो इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। उधर इराक के वजीर आजम हैदर अल अबादी ईरान पर दिए गए अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि वो ईरान पर अमेरिकी पाबंदी की पासदारी करते हैं, लेकिन वो सिर्फ डॉलर के लेन देन तक ही महदूद है। उन्होंने कहा कि इराक अपने नेशनल करेंसी में ईरान के साथ माशी ताल्लुकात जारी रखेगा। गुज़िश्ता हफ्ते इराकी वजीर आजम ने कहा था कि वो ईरान पर अमेरिकी पाबंदी को पूरी तरह से नाफिज करेंगे, क्योंकि इराक के मफादात अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ईरान की नाराजगी और घरेलू दबाव के बाद हैदर अल अबादी ने अपना मौक़िफ़ बदल लिया है। आपको बता दें कि 2015 के जौहरी समझौते से दस्तबरदारी के बाद अमेरिका ने ईरान पर सख्त माशी पाबंदियां लगा दी है। मैं वाज़ेह तौर पर यह कहना चाहता हूं कि ईरान पर मैं अमेरिकी पाबंदी की पासदारी करता हूं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ डॉलर को लेकर है। हम नेशनल करेंसी में ईरान से तिजारत जारी रखेंगे। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2019 के लिए 716 अरब डॉलर के रिकॉर्ड दिफाई बजट के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए हैं। ट्रंप ने इस दस्तावेज पर दस्तखत के मौके पर कहा कि नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट जदीद अमेरिकी तारीख की अहम तरीन सरमायाकारी है और इससे अमेरिकी अफवाज को आतिशी कुव्वत मिलेगी। ज़राए के मुताबिक इस बजट में मुख्तस रकम से दीगर शोबों के अलावा अमेरिकी फौज के पुराने टैंकों, जंगी तैयारों और पुराने बहरी जहाजों की जगह ज्यादा जदीद मॉडल मुतारुफ कराए जाएंगे। इसके अलावा अमेरिकी फौज की फलाह बहबूद के लिए मुख्तस रकम से मजीद 15,000 नए फौजियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ओवरसीज कॉन्टीजेंसी ऑपरेशंस के लिए 69 अरब डॉलर को मंजूरी दी गई है। आइंदा बरस के लिए अब कानून की शक्ल अख्तियार कर जाने वाले इस दिफाई बजट के मुताबिक अमेरिकी फौज के एहलकारों की तनख्वाह में 2.6% का इजाफा भी किया जाएगा। $700 billion, and next year already approved we have $716 billion to give you the finest planes and ships and tanks and missiles anywhere on earth. Nobody makes them like we do, and very, very far distant in this case. Jobs are very important in all cases, but in this case military might is more important than even jobs. But all of this equipment is made right here in the USA, and it's the best equipment on earth. Nobody makes it like we do. So you have $700 billion and now $716 billion. So congratulations. वहीं चीन ने अमेरिकी दिफाई बजट में बेतहाशा इजाफे पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। चीन के वजारत दिफा के तर्जुमान वू छेन ने कहा है कि चीनी अफवाज अमेरिकी नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट की मुखालफत करती है और अमेरिका के सामने सख्ती से यह मामला उठाया जाएगा। वू छेन ने कहा कि अमेरिका फिर सर्द जंग शुरू कर रहा है, जो कि न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। चीन का कहना है कि अमेरिका के इस कदम से पूरी दुनिया में हथियारों की होड़ बढ़ेगी और दोनों मुल्कों की फौज के बीच एतमाद और ताउन का रास्ता बंद हो जाएगा। चीन ने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो साउथ चाइना सी और ताइवान के मामले में मुदाखलत न करे। और पाकिस्तान आज अपना 71वां यौम आज़ादी मना रहा है। रवां बरस ये सालगिरह ऐसे वक्त में मनाई जा रही है जब पाकिस्तान में एक नई हुकूमत बने जा रही है और यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की मरकजी जो तकरीब है जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हुई। तकरीब में मेहमान खुसूसी सदर ममनून हुसैन थे, जबकि निगरान वजीर आजम जस्टिस नासिरुल मुल्क, तीनों फौज के सरबराहान, गैर मुल्की सफीर और दीगर आला लीडरान इसमें मौजूद थे। परचम कुशाई की तकरीब के मौके पर सदर ममनून हुसैन ने कौम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि जश्न आज़ादी और आम इंतखाबात के दरमियान
पैगाम पोशीदा है। ये दिन याद दहानी है कि पाकिस्तान की किस्मत के फैसले वोट की पर्ची से होंगे और पाकिस्तान के नुमाइंदे वही हो सकते हैं जिन्हें वोटर सनद नुमाइंदगी दें। ममनून हुसैन ने कहा कि जमहूरियत की बका के लिए रियासती तंजीम को मजबूत और आज़ाद बनाना बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अपने जज्बे जवां रखिए, वतन अजीज़ की तरक्की व सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद जारी रखिए। कोई जबर, कोई गम और कोई रुकावट आपको मंजिल पर पहुंचने से रोक नहीं सकती। याद रखिए, तरक्की याफ्ता, मजबूत और जमहूरी पाकिस्तान ही हमारी मंजिल है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वहीं पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के मौके पर वाघा अटारी सरहद पर भी खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। सरहद पर पाकिस्तान ने परचम कुशाई की। इस मौके पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिंदुस्तानी बॉर्डर फोर्स को मिठाई का तोहफा दिया। यौम आज़ादी की खुसूसी तकरीब में शिरकत के लिए शहरियों की एक बड़ी तादाद वाघा पहुंची और इंतहाई जोश और जज्बे से ये दिन मनाया। सरहद की दोनों जानिब खुशी का माहौल देखा गया। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ था, जबकि इसके अगले दिन हिंदुस्तान के कयाम का ऐलान किया गया था। आजाद हिंदुस्तान के 15 अगस्त को हिंदुस्तान की आजादी के मौके पर भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तानी रेंजर्स को मिठाई का तोहफा देते हैं। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। अफ्रीकी मुल्क माली में हुए सदारती इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी है। जराये के मुताबिक सदर इब्राहिम अबू बकर कीता आगे चल रहे हैं, उनकी जीत पक्की मानी जा रही है, लेकिन हतमी नताइज के ऐलान से पहले अपोजिशन लीडर सुमाइला सीसी ने रिजल्ट को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि इंतखाबात में धांधली हुई है, इलेक्शन में उनके हिमायतियों को वोट डालने नहीं दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। आपको बता दें कि माली में पहले मरहले की वोटिंग में किसी जमात को अक्सरियत नहीं मिली थी। कीता ने पहले राउंड में 41% वोटों के साथ अपोजिशन लीडर सीस से 18% वोट ज्यादा हासिल किए थे। इसके सबब 12 अगस्त को दूसरे मरहले की वोटिंग कराई गई। वहीं इलेक्शन कमीशन और यूरोपीय ऑब्जर्वर ने भी माली सदारती इंतखाबात को साफ शफाफ बताया और अपोजिशन के इल्जामात को सियासी स्टंट करार दिया है। जनूबी कोरिया और ताइवान में आज सैकड़ों लोगों ने दूसरी आलमी जंग के दौरान जापानी फौजियों की हवस का शिकार बनी खवातीन के हक में एहतजाज किया और जापान मुखालिफ नारेबाजी की। जनूबी कोरिया में आज उन खवातीन की याद में एक मेमोरियल का इफ्तिताह किया गया, जिसमें कि जनूबी कोरिया के सदर बान की मून के अलावा सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर बान की मून ने कहा कि जापान के साथ कशीदगी पैदा करके इस मसले को सुलझाया नहीं जा सकता। इन खवातीन के दर्द को कम करने और उन्हें खराज अकीदत पेश करने का सही तरीका है कि हम पूरी दुनिया में खवातीन पर जुल्म और ज्यादती बंद करें। आपको बता दें कि दूसरी आलमी जंग के दौरान जापानी फौजियों की हवस का शिकार बनी खवातीन की तादाद लाखों में है। इन खवातीन को जापानी अफवाज के ठिकानों पर जबरन रखा गया था और उन्हें जापानियों ने कंफर्ट वुमन का दर्जा दिया था। मैं समझता हूं कि यह मामला डिप्लोमेटिक चैनल से हल नहीं किया जा सकता। शुमाली कोरिया और जापान के बीच ये कशीदगी का बाइस नहीं बन सकता। ये मसला तभी हल हो सकता है जब जापान शुमाल कोरिया समेत दुनिया के तमाम ममालिक ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद बंद करें। बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल के मामले को छिपाने के इल्जाम में एक साबिक कैथोलिक आर्क बिशप को 12 महीने नजरबंदी की सजा मिली है। ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जराये के मुताबिक इस फैसले का मतलब है कि फिलिप विल्सन, जिन्होंने जुर्म साबित होने के बाद एडिलेड के आर्क बिशप पद से इस्तीफा दे दिया था, वो जेल जाने से बच जाएंगे। 67 साल के विल्सन दुनिया के सबसे सीनियर कैथोलिक पादरी हैं। जिनसी इस्तेहसाल को छिपाने के मुजरिम विल्सन के वकीलों ने कहा है कि वो सजा के खिलाफ अपील दायर करेंगे। एक मजिस्ट्रेट ने कहा कि विल्सन तुरंत अपने रिश्तेदार के घर पर अपनी सजा शुरू करेंगे, जहां उनकी निगरानी एक ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए की जाएगी। वो 6 महीने के बाद पेरोल पाने के हकदार होंगे। वहीं लोग फिलिप विल्सन के रवैये से काफी नाराज हैं।
इधर इटली के जिनोवा शहर में एक पुल गिरने से कम 22 लोगों की मौत हो गई। इटली के वजीर ट्रांसपोर्ट डेनिलो टोनिनेली ने इस वाकये को एक बड़ा हादसा करार दिया है। बताया जा रहा है कि पुल गिरने का ये वाकया शदीद बारिश के दौरान हुआ है। एक चश्मदीद के मुताबिक जब पुल गिरा था तब उस पर 8 या 9 गाड़ी पुल पर थी। इटली के डिप्टी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एदोआर्दो रिक्सी ने बताया कि इस वाकये में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। रिक्सी के मुताबिक मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। इटली की मीडिया के मुताबिक इस वाकये में मोरांदी ब्रिज का करीब 200 मीटर का हिस्सा गिरा है। बताया जा रहा है कि पुल का ज्यादातर हिस्सा रेल ट्रैक पर गिरा। मलबे के साथ कार और ट्रक भी गिरे। जिनेवा इटली के शुमाल मगरिब में समंदर और पहाड़ के बीच वाक़ है। गुस्से में इंसान को अच्छे बुरे की बिल्कुल तमीज नहीं रहती है। साथ ही उसे उस दौरान यह भी समझ नहीं आता कि वो जो करने जा रहा है उसका क्या असर पड़ने वाला है। अमेरिका के एक शहर ओटाह में यूड नाम का एक शख्स गुस्से में इतना बेकाबू हो गया कि उसने अपनी बीवी और बेटे को मारने के लिए अपने ही घर पर प्लेन क्रैश कर दिया। जिस वक्त ये वारदात हुई उसकी बीवी सैंडी और बेटा अपने 2 मंजिला घर पर ही थे। लेकिन कहते हैं ना कि मौत और हयात ऊपर वाले के हाथ में है। उनकी बीवी और बेटा तो बच गया लेकिन घर में आग लग गई और इस हादसे में यूड खुद मारा गया। नाज़रीन, आपने लोगों को गिटार बजाते हुए सुना होगा या खुद बजाया भी होगा, लेकिन एक साथ सैकड़ों लोग गिटार बजाएं तो क्या कहने, क्या खूबसूरत उसमें धुन निकलेगी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में 457 लोगों ने एक साथ इलेक्ट्रॉनिक गिटार बजाकर एक आलमी रिकॉर्ड बनाया है। खास बात यह कि इससे पहले ये रिकॉर्ड हिंदुस्तान के नाम था। 2013 में हिंदुस्तान में 368 लोगों ने एक साथ इलेक्ट्रॉनिक गिटार बजाकर के आलमी रिकॉर्ड बनाया था, जिसे सिडनी के लोगों ने तोड़ दिया है। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक साथ सैकड़ों गिटार। तो नाज़रीन, वर्ल्ड न्यूज में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।